स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। दोस्तों, अगर आप या आपका कोई भी जानने वाला दोस्त या फिर भाई बहन स्टेट PCS की तैयारी कर रहा है तो स्टडी IQ के नए इनिशिएटिव PCS सारथी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। दोस्तों, हाल ही में नागालैंड के हायर एजुकेशन और ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्टर तेमजन इम्ना अलोंग के कुछ वीडियोस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर वायरल हुए, जहां एक तरफ इन वीडियोस ने तेमजन इम्ना अलोंग को रातों रात इंटरनेट सेंसेशन बना दिया, वहीं दूसरी तरफ तेमजन द्वारा कही गई इन हास्यात्मक बातों ने हमें ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या सच में देश का एक अटूट अंग होने के बावजूद आज भी नागालैंड, वहां के लोग और उनके कल्चर के बारे में देश के बाकी लोगों को इतनी कम जानकारी है। क्या सच में आज भी गुजरात, हिमाचल प्रदेश या तमिलनाडु में रह रहे किसी भी आम हिंदुस्तानी को लगता है कि नागालैंड में लोग इंसान खाते हैं या वहां के लोग बिना कपड़ों के रहते हैं? दोस्तों, ये बात सुनने में भले ही कितनी भी मजाकिया लगे, लेकिन इन बातों में एक बेहद गंभीर प्रश्न छिपा है। वो प्रश्न ये है कि क्या आज के आधुनिक युग में देश के किसी राज्य और वहां रह रहे लोगों के बारे में इतनी कम जानकारी देश की अखंडता और संप्रभुता के लिए खतरा नहीं है? क्या अपने एस्टैब्लिशमेंट के इतने सालों बाद भी नागालैंड के लोगों और देश के बाकी राज्यों में रह रहे लोगों के बीच आपसी संपर्क की इतनी कमी है कि वो एक दूसरे के तौर तरीकों से, एक दूसरे के खान पान के बारे में इतनी सामान्य सी बात नहीं जानते? और अगर ऐसा है तो क्या इस तरह के हालात एक राष्ट्र के रूप में हिंदुस्तान की एकजुटता पर सवालिया निशान नहीं खड़े करते? लेकिन दोस्तों, हमारा आज का ये वीडियो डिस्कशन नागालैंड से जुड़ा ही है और ये वीडियो इन सभी पहलुओं को समझने का एक प्रयास है, जहां हम इस वीडियो के माध्यम से नागालैंड के इतिहास, नागालैंड की संरचना और वहां के लोगों को और करीब से जानने का प्रयास करेंगे। साथ ही हम नागालैंड से जुड़े उन कुछ खास मुद्दों पर भी चर्चा करेंगे जो आज नागालैंड के विकास में सबसे बड़ी चुनौतियां बने हुए हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो की इंपॉर्टेंस UPSC मेंस के GS2 और GS3 सेक्शन के लिहाज से काफी ज्यादा है। इसके बारे में हम वीडियो के अंत में और भी बात करेंगे, पर फिलहाल के लिए अपने डिस्कशन को हम आगे बढ़ाते हैं। अभी नहीं तो कभी नहीं। दोस्तों, UPSC प्री मेंस के लिए स्टडी IQ का लास्ट लाइव फाउंडेशन बैच लॉन्च हो चुका है, जिसमें कुछ ऐसे यूनिक फीचर्स हैं जो आपको कहीं नहीं मिलेंगे। 900+ आवर्स का लाइव कंटेंट, UPSC के आयरन गेट यानी प्रीलिम्स में आपको परिपक्व करने के लिए प्रीलिम्स के प्रैक्टिस क्वेश्चंस दिए जाएंगे, आपके मेंस के आंसर में डिफरेंट डायमेंशंस ऐड करने के लिए और आपके सोचने के तरीके में डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स ऐड करने के लिए मेंस की आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करवाई जाएगी, और आपके डाउट्स को किसी भी समय क्लियर करने के लिए आपको एक गेम चेंजिंग फीचर मिलेगा जो है 1-to-1 मेंटोरशिप, जिसके अंतर्गत आपको एक मेंटोर अलॉट किए जाएंगे जिनके साथ आप एकेडमिक और नॉन एकेडमिक डाउट्स कभी भी क्लियर कर सकते हैं। और रेगुलर बेसिस पे फॉर्मर एंड वर्किंग ब्यूरोक्रेट्स के साथ ग्रुप मेंटोरशिप भी इन बैचेस का इंपॉर्टेंट फीचर है। और दोस्तों, ये सब कुछ आपको मिल सकता है मात्र 18,999 के सुपर डिस्काउंटेड प्राइस पे अगर आप AG लाइव कूपन कोड यूज करते हैं। इन बैचेस में क्लासेस की शुरुआत 18 अक्टूबर इवनिंग 6 PM से हो रही है, तो अब आप भी अपनी UPSC की तैयारी की तरफ एक फाइनल कदम उठाइए और AG लाइव कूपन कोड को यूज करके देश के सर्वश्रेष्ठ UPSC लाइव बैचेस को ज्वाइन करिए। बाकी सभी अपडेट्स के लिए आप मुझे मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स पे फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों, आज भले ही नागालैंड में रहने वाले लोगों या उनके कल्चर के बारे में ज्यादा लोगों को सही और सटीक जानकारी ना हो, लेकिन नागालैंड का अपना एक लंबा इतिहास रहा है। जनरली ऐसा माना जाता है कि नागालैंड का एक ह्यूमन सेटलमेंट के रूप में जन्म हजारों वर्षों तक चले ह्यूमन माइग्रेशन से हुआ, जब एक एक करके नदर्न मंगोलियन रीजन, साउथ ईस्ट एशिया और साउथ वेस्ट चाइना के अलग अलग इलाकों में रह रहे लोगों ने आज के नागालैंड में आकर रहना शुरू किया। नागालैंड का नाम नागालैंड कैसे पड़ा, इसके पीछे भी दो अलग अलग थ्योरीज हैं। थ्योरी नंबर 1 के मुताबिक नागा शब्द का जन्म बर्मीज शब्द नाका से हुआ है, जिसका शाब्दिक अर्थ पीपल विद इयररिंग्स होता है, यानी नागा उन लोगों को कहा जाता है जिनके कानों में बाली हुआ करती थी। दूसरी थ्योरी के अनुसार बर्मीज शब्द नाका का मतलब पीपल विद पियर्स्ड नोजेस होता है, यानी ऐसे लोग जिन्होंने नाक छिदवाई हुई होती थी, यानी कि जिनकी नोज में पियर्सिंग होती थी। 18th सेंचुरी तक नागालैंड, जिसे उन दिनों नागा हिल्स के नाम से जाना जाता था, वैसे तो इंडियन मेनलैंड का ही एक भूभाग था, लेकिन वहां रह रहे ट्राइब्स का बाहरी दुनिया के साथ कोई खास संपर्क नहीं था। नागा हिल्स में रह रहे वेरियस एथनिक ग्रुप्स और बाहरी दुनिया का सबसे पहला संपर्क ब्रिटिशर्स के असम में आगमन के साथ शुरू हुआ।
अर्ली 19th सेंचुरी की शुरुआत में असम में टी कल्टीवेशन के पोटेंशियल पर ब्रिटिशर्स का ध्यान गया और देखते ही देखते अपने कॉलोनियल इंटरेस्ट को पूरा करने के लिए ब्रिटिशर्स ने असम को अपने कंट्रोल में लेना शुरू कर दिया। ब्रिटिशर्स ने असम में बहुत से ट्रेडिंग पोर्ट्स बनाए जिनके सहारे वो बर्मा और साउथ ईस्ट एशिया के दूसरे देशों में टी यानी चाय का व्यापार करने लगे। लेकिन नागा हिल्स में रह रहे वेरियस एथनिक ग्रुप्स द्वारा इन ट्रेडिंग पोर्ट्स पर किए जाने वाले हमलों ने उन्हें सिर्फ नुकसान उठाना पड़ रहा था, क्योंकि नागा हिल्स में रह रहे ट्राइब्स घने जंगलों में रहा करते थे जहां आमतौर पर ब्रिटिशर्स जाने से डरते थे। इस वजह से अक्सर ये ट्राइब्स चुपचाप इन ब्रिटिश ट्रेडिंग पोर्ट्स को लूटकर बड़े आराम से जंगल में भाग जाया करते थे। जब ये समस्या हद से ज्यादा बढ़ गई तब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इस पर अंकुश लगाने के लिए मिलिट्री फोर्सेस का सहारा लेने का फैसला किया। एक रिकॉर्ड के मुताबिक ईयर 1839 से 1850 के बीच नागा हिल्स की ट्राइब्स के खिलाफ इंडियन ब्रिटिश एम्पायर ने 10 से भी ज्यादा मिलिट्री एक्सपेडिशंस भेजे, लेकिन साल दर साल हुए ब्लडशेड के बावजूद ब्रिटिश सरकार नागा हिल्स की ट्राइब्स पर अंकुश नहीं लगा पाई। इसी के चलते अब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सिस्टमैटिक मैनर में नागा हिल्स को अपने कंट्रोल में लेने का प्लान बनाया। सबसे पहले ब्रिटिशर्स ने नागा हिल्स में अपने एक स्ट्रॉन्ग होल्ड एरिया को डेवलप करने का फैसला किया। एक ऐसा एरिया जहां से पूरे नागा हिल्स पर कंट्रोल किया जा सके, एक ऐसा एरिया जो शांति काल यानी पीस टाइम में एक ट्रेडिंग स्टेशन और वॉर टाइम में एक फोर्टिफाइड सिटी के तौर पर काम कर सके। इसी प्लान के तहत ईयर 1878 में जन्म हुआ कोहिमा का। दोस्तों वैसे तो कोहिमा ब्रिटिशर्स के आने से पहले से ही नागा हिल्स का एक जाना माना स्थान था, लेकिन ब्रिटिशर्स ने जब इसे अपना हेडक्वार्टर बनाया तब से इस छोटे से शहर का एक मेजर कॉमर्स हब के रूप में जन्म हुआ। अब कोहिमा के सहारे ब्रिटिशर्स नागा हिल्स में रह रही सभी ट्राइब्स पर अपना कंट्रोल एस्टैब्लिश करने लगे। सबसे पहले ब्रिटिशर्स द्वारा इन एथनिक ग्रुप्स के सोशल कस्टम्स को टारगेट किया गया ताकि इन ट्राइब्स को बगावत के लिए उकसाया जा सके और बाद में बल के प्रयोग से इन्हें अपने कंट्रोल में लिया जा सके। ब्रिटिशर्स ने इन ट्राइब्स में सदियों से चले आ रहे एनिमल सेक्रीफाइस जैसी प्रैक्टिस पर रोक लगा दी। साथ ही इन ट्राइब्स के फॉरेस्ट राइट्स को भी समाप्त कर दिया गया, जिसकी वजह से इन ट्राइब्स ने ब्रिटिशर्स के खिलाफ विद्रोह कर दिया। लेकिन भाला तीर कमान से लड़ने वाले ये ट्राइब्स ब्राउन बीज या स्नाइडर एंड फील्ड जैसी गन्स का कब तक सामना कर पाते। फलस्वरूप नागा हिल्स पूरी तरह ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में आ गया और इसे ईयर 1926 में इंडिया से अलग कर बर्मा के पकोकू हिल ट्रैक डिस्ट्रिक्ट का पार्ट बना दिया गया, जो 4 जनवरी 1948 तक बर्मा का ही पार्ट रहा। आजादी के बाद जहां एक तरफ जवाहरलाल नेहरू लेड इंडियन गवर्नमेंट ये कोशिश कर रही थी कि नागा हिल्स को इंडियन यूनियन का पार्ट बनाया जाए, वहीं दूसरी तरफ नागा हिल्स में कुछ ऐसे ग्रुप्स भी थे जो नागा हिल्स को एक ऑटोनॉमस स्टेट रखना चाहते थे। इन ग्रुप्स में सबसे अहम था अंगामी जापू फिजो लेड नागा नेशनल काउंसिल। दोस्तों अंगामी जापू फिजो वो शख्स थे जिनका मानना था कि नॉर्थ ईस्ट इंडियन स्टेट्स को इंडियन यूनियन को ज्वाइन करने के बजाय अपना एक इंडिपेंडेंट स्टेट फॉर्म करना चाहिए। इसी के चलते उन्होंने नॉर्थ ईस्ट की वेरियस इंडिजिनस ट्राइब्स जैसे कि असमीज, गारोज, खासीज, टोहासीज, एबोर्स, मिशमिस और मीटीज के लीडर के साथ मीटिंग करी। लेकिन 14 अगस्त 1947 यानी आज़ादी से ठीक एक दिन पहले तक उन्हें अपने इन प्रयासों में कोई सफलता नहीं मिली, जिसके बाद 14 अगस्त की शाम उन्होंने नागा रीजन को एक इंडिपेंडेंट स्टेट डिक्लेयर कर दिया। फिजो के इस डिक्लेरेशन के बाद नागा रीजन में इंडियन गवर्नमेंट ऑफिसर्स और उनके ऑफिसर्स पर एनएनसी के लोगों द्वारा किए जाने वाले हमलों का दौर शुरू हो गया। कहीं कहीं तो ये हमले इतने हिंसक थे कि एनएनसी रेबल्स ने गवर्नमेंट ऑफिसर्स को जिंदा तक जला दिया था। इन सभी घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए सरकार ने आर्म्ड फोर्सेस की मदद लेने का फैसला किया और 11 सितंबर 1958 को 3 नागा डोमिनेटेड डिस्ट्रिक्ट्स सेनापति, तमेंगलोंग और उखरुल में एफएसपीए यानी आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट इंपोज कर दिया। लेकिन आर्म्ड फोर्सेस के इंटरवेंशन के बावजूद सरकार को नागा रीजन में शांति स्थापित करने में कोई खास सफलता नहीं मिली, जिसके बाद सरकार ने बल नहीं बल्कि बातचीत का रास्ता अपनाया। शुरुआत हुई 16 पॉइंट एग्रीमेंट से, जहां नागालैंड को एक फुल फ्लेश्ड इंडियन स्टेटहुड देने की बात तय की गई। इसी के चलते 1962 में स्टेट ऑफ नागालैंड एक्ट पास हुआ और 1 दिसंबर 1963 को नागालैंड को फॉर्मली एक स्टेट के रूप में इनॉग्रेट किया गया। ब्रिटिश एरा में हुए कोहिमा की इंपॉर्टेंस को देखते हुए इसे नागालैंड का कैपिटल बनाया गया। लेकिन अपने एस्टैब्लिशमेंट के लगभग 5 दशक बाद आज भी नागालैंड में ब्लडशेड चालू है। इसके पीछे के कारणों को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, पर पहले चलिए एक नजर डालते हैं आज के नागालैंड पर। तो जैसा कि आप जानते हैं, आज नागालैंड इंडिया के नॉर्थ ईस्ट रीजन में मौजूद 7 सिस्टर स्टेट्स में से एक है। ये स्टेट उत्तर में अरुणाचल प्रदेश, दक्षिण में मणिपुर, पश्चिम में असम और पूरब में म्यांमार के सगाइंग रीजन के साथ बॉर्डर बनाता है।
नागालैंड की कैपिटल होने के नाते वैसे तो कोहिमा को नागालैंड का सबसे प्रमुख डिस्ट्रिक्ट माना जाता है, लेकिन कॉमर्स एंड कनेक्टिविटी के पर्सपेक्टिव से दीमापुर नागालैंड का सबसे महत्वपूर्ण डिस्ट्रिक्ट है। ये दीमापुर ही है जो नागालैंड को दूसरे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स और संपूर्ण भारत के साथ जोड़ता है। नागालैंड की सबसे लार्जेस्ट सिटी और मेजर कॉमर्स हब होने के अलावा दीमापुर नागालैंड का सबसे इंपॉर्टेंट ट्रांसपोर्टेशन जंक्शन भी है, जहां एक तरफ राज्य का एकमात्र हवाई अड्डा दीमापुर एयरपोर्ट स्टेशन यहां लोकेटेड है, जो नागालैंड को देश के बाकी हिस्सों से जोड़ता है। वहीं दूसरी तरफ दीमापुर में मौजूद मेन रेलवे स्टेशन नागालैंड को दूसरे सिस्टर स्टेट्स के साथ जोड़ने का काम करता है। दीमापुर का ये मेन रेलवे स्टेशन नागालैंड का सबसे इंपॉर्टेंट रेलवे स्टेशन होने के साथ साथ पूरे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स का सेकंड बिजिएस्ट रेलवे स्टेशन भी है। नागालैंड जाने वाले हर एक यात्री के लिए दीमापुर में रेलवे स्टेशन एक मेजर कनेक्टिविटी स्पॉट है। अगर हम नागालैंड के टोटल एरिया की बात करें तो राज्य का टोटल एरिया महज 16,579 स्क्वायर किलोमीटर है, जो साइज के पर्सपेक्टिव से नागालैंड को गोवा, सिक्किम और त्रिपुरा के बाद इंडिया का 4th स्मॉलेस्ट स्टेट बनाता है। वहीं पॉपुलेशन यानी जनसंख्या के पर्सपेक्टिव से भी नागालैंड इंडिया का 4th स्मॉलेस्ट स्टेट है। 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग नागालैंड की टोटल पॉपुलेशन सिर्फ 19,78,502 है। इंडिया के नॉर्थ ईस्ट से गुजरने वाले पूर्वांचल रेंजेस के कारण नागालैंड को मेनली एक माउंटेनियस स्टेट कंसीडर किया जाता है। नागालैंड की सबसे ऊंची चोटी यानी हाईएस्ट पीक माउंट सारामती है, जहां नागा हिल्स पटकाई रेंजेस के साथ मिलकर म्यांमार के साथ नेचुरल बॉर्डर बनाती हैं। दोस्तों वैसे तो नागालैंड में दिखू, धनसिरी और बराक जैसे अनेक नदियां बहती हैं, लेकिन स्टेट की सबसे प्रमुख रिवर डोयांग को माना जाता है। स्टेट की डोमेस्टिक वाटर डिमांड को पूरा करने के अलावा डोयांग रिवर स्टेट के टूरिज्म सेक्टर में भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। नागालैंड का वोखा डिस्ट्रिक्ट डोयांग रिवर की खूबसूरती के कारण स्टेट का एक मेजर टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। दोस्तों ये नागालैंड की खूबसूरती ही है जो उसे नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया का एक इंपॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन भी बनाती है। भले ही अपने कॉन्स्टिट्यूशन के इतने सालों बाद भी नागालैंड में अल्ट्रा मॉडर्न फैसिलिटीज जैसे कि नाइट क्लब्स या लग्जूरियस होटल्स की कमी हो, लेकिन अपनी नेचुरल ब्यूटी और विविड वाइल्ड लाइफ से नागालैंड अपनी इस कमी को कॉम्पनसेट कर देता है। दोस्तों अगर हम आज के नागालैंड की डेमोग्राफी की बात करें तो आज नागालैंड 17 मेजर एथनिक ग्रुप का घर है। इनमें से अंगामी, कुकी, फोम और रेंगमा कुछ मेजर एथनिक ग्रुप में से एक हैं। वहीं राज्य में गारो, मिखिर, मकुरी और रोंगमी जैसी कुछ माइनर ट्राइब्स और सब ट्राइब्स भी रिसाइड करती हैं। इन सब के अलावा राज्य में कुछ बंगाली, पंजाबी, मारवाड़ी और नेपाली जैसी नॉन नागा ट्राइब्स भी रहा करती हैं, जो मेनली दीमापुर सिटी के आसपास के इलाकों में बसी हुई हैं। लेकिन इन सब के बावजूद आज भी नागालैंड में मेजॉरिटी पॉपुलेशन नागा ट्राइब्स की ही है, जो राज्य के 2 मिलियन पॉपुलेशन का लगभग 90% हिस्सा है। यानी नागालैंड में रह रहे 2 मिलियन लोगों में से 1.8 मिलियन लोग नागा ट्राइब से ही आते हैं। यूं तो कहने को ये सब लोग नागा ट्राइब से बिलोंग करते हैं, लेकिन इन लोगों के बीच वाइड लैंग्वेज और कल्चरल डिफरेंसेस हैं। आज इस छोटे से नागालैंड स्टेट में 15 से भी ज्यादा बोलियां यानी लैंग्वेजेस बोली जाती हैं, जिसमें से कोन्याक, आओ, लोथा और अंगामी राज्य में बोली जाने वाली सबसे प्रमुख बोलियों में से एक है। जितनी अलग इन ट्राइब्स की बोलियां हैं, उतने ही अलग इन ट्राइब्स के कल्चर्स और सोशल कस्टम्स भी हैं। हर ट्राइब का पहनावा और इनकी मान्यताएं दूसरे ट्राइब से बिल्कुल अलग हैं। यही कारण है कि आज इन डिफरेंट ट्राइब्स के कस्टम्स और रिचुअल्स की वजह से नागालैंड को लैंड ऑफ फेस्टिवल्स कहा जाता है। जो लोग नागालैंड को अच्छे से जानते हैं, उनका कहना है कि नागालैंड एक ऐसा राज्य है जिसके किसी न किसी कोने में लगभग हर दिन कोई ना कोई त्योहार जरूर मनाया जाता है। लेकिन इन सभी फेस्टिवल्स में साल के आखिरी महीने दिसंबर में होने वाला हॉर्नबिल फेस्टिवल अपने आप में खास है। 1 दिसंबर से 10 दिसंबर के बीच होने वाले इस फेस्टिवल में देश विदेश से पर्यटक आते हैं, जहां ये फेस्टिवल उन्हें नागालैंड के कल्चरल विविडनेस को जीने का एक मौका देता है। भाषा और कल्चर की ही तरह रिलीजियस ग्राउंड पे भी नागालैंड एक विविडनेस भरा स्टेट है। आज नागालैंड में हिंदुइज्म, इस्लाम, सिखिज्म, बुद्धिज्म, जैनिज्म जैसे अनेक धर्म के लोग रहते हैं, लेकिन राज्य में सबसे ज्यादा जनसंख्या क्रिश्चियनिटी को मानने वाले लोगों की है। जी हाँ दोस्तों, सुनने में ये बात आपको बड़ी अजीब लग रही होगी, लेकिन आज नागालैंड की टोटल पॉपुलेशन का 88% हिस्सा क्रिश्चियनिटी को फॉलो करता है। वही कारण है कि आज मेघालय और मिजोरम के साथ देश के 3 क्रिश्चियन मेजोरिटी स्टेट्स में से एक नागालैंड भी है। दोस्तों अगर हम नागालैंड की इकोनॉमी की बात करें तो नागालैंड एक रिसोर्स रिच स्टेट है, जहां कोल, लाइमस्टोन, आयरन, निकल, कोबाल्ट, क्रोमियम और मार्बल जैसे एलिमेंट का अच्छा खासा भंडार है। लेकिन इन सब के बावजूद आज भी स्टेट की 68% पॉपुलेशन अपने लाइवलीहुड के लिए एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट है।
हिली स्टेट होने के कारण टी और कॉफी कल्टीवेशन लोगों के एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस का एक अहम हिस्सा है, लेकिन फिर भी स्टेट का 80% एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन राइस बेस्ड होता है। अपने एस्टैब्लिशमेंट के इतने सालों बाद भी नागालैंड इंडस्ट्रियलाइजेशन से दूर रहा। यही कारण है कि एक रिसोर्स रिच स्टेट होने के बावजूद नागालैंड अपने मैक्सिमम पोटेंशियल को अचीव नहीं कर पाया है। इन बातों को ध्यान में रखते हुए अब सरकार ने स्टेट की लिमिटेड इकोनॉमी को बूस्ट करने के उद्देश्य से टूरिज्म को डेवलपमेंट का एक अहम टूल बनाया है। एक हिली स्टेट होने के कारण नागालैंड के पास नेचुरल साइट्स की कोई कमी नहीं है। वहीं वाइल्ड लाइफ के मामले में भी नागालैंड में फ्लोरा और फौना की ह्यूज डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। स्टेट एनिमल मिथुन से लेकर ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल तक नागालैंड अनेक वाइल्ड एनिमल्स और बर्ड्स का घर है और सरकार का प्रयास है कि इन नेचर के द्वारा दिए गए गिफ्ट्स को नागालैंड के डेवलपमेंट का हथियार बनाया जाए ताकि आर्थिक रूप से राज्य का विकास किया जा सके। तो नागालैंड से जुड़े मेजर इकोनॉमिक और डेवलपमेंट इश्यूज के अलावा वहां होने वाले इंसर्जेंसी को राज्य के सबसे मेजर इश्यूज में से एक कंसीडर किया जाता है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि आज नागालैंड में पैदा हुए सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स के पीछे सबसे मुख्य कारण वहां हो रही इंसर्जेंसी ही है। एक गवर्नमेंट रिपोर्ट के मुताबिक साल 2020 में नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के टोटल इंसर्जेंसी इंसिडेंसेस में 44% इंसिडेंट्स सिर्फ नागालैंड में हुए। आज देश के बाहर से काम कर रही वो ताकतें जो हिंदुस्तान में डर और आतंक का माहौल पैदा करना चाहती हैं, नागालैंड पर ध्यान केंद्रित कर रही हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि आज म्यांमार के जरिए नागालैंड में टेररिस्ट, वेपन्स या ड्रग्स को सप्लाई करना बेहद आसान हो गया है। स्टेट का हिली टेरेन और डेंस फॉरेस्ट इन ऑपरेटर्स को आर्म्ड फोर्सेस से छुपने का बना बनाया माहौल तैयार करके देते हैं। वहीं स्टेट में काम कर रही वेरियस लोकल गैंग्स भी नागालैंड में चल रही इन लीगल और एंटी इंडिया एक्टिविटीज को बढ़ाने का काम कर रही हैं। ये लोकल गैंग्स ड्रग्स और वेपन से लेकर ह्यूमन ट्रैफिकिंग तक में इन्वॉल्व हैं। वहीं इनमें से कुछ गैंग्स गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की किडनैपिंग करने और टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को फंड करने का काम भी कर रही हैं। ये गैंग्स लोकल लेवल पर नागालैंड के यूथ को अपने साथ जोड़कर इलीगल एक्टिविटीज में भी इन्वॉल्व कर रही हैं। इन सभी समस्याओं को देखते हुए हमारी सरकार नागालैंड में काम कर रही लोकल एनजीओज और सोशल ग्रुप्स की मदद से इस सिचुएशन को कंटेन करने का काम कर रही है ताकि राज्य के युवाओं को इन गलत रास्तों पर जाने से रोका जा सके। लेकिन अभी भी सरकार द्वारा इस दिशा में काफी काम करना बाकी है। तो आज भले ही नागालैंड के साथ कुछ गंभीर समस्याएं जुड़ी हैं, लेकिन वो कहते हैं ना, जहां चाहा वहीं रहा। सरकार नागालैंड और नागालैंड के लोगों को देश के बाकी लोगों के साथ जोड़ने का प्रयास कर सकती है। ऐसे में टूरिज्म सरकार के लिए एक अचूक हथियार साबित हो सकता है। जिस तरह हॉर्नबिल जैसे फेस्टिवल ने नागालैंड को देश में ही नहीं बल्कि विदेश में भी पहचान दिलाई है, वैसे ही नागालैंड में टूरिज्म अट्रैक्शन के दूसरे रास्तों को खोजा जा सकता है। टूरिज्म एक ऐसा संसाधन होता है जो किसी एक देश, किसी एक राज्य या इलाके के लोगों को किसी दूसरे देश, किसी दूसरे राज्य या किसी दूसरे इलाके के लोगों के साथ जोड़ने का सबसे बेस्ट माध्यम है। जब बंगाल में रहने वाला कोई व्यक्ति अपने परिवार के साथ केरला छुट्टियां मनाने जाता है तो वो अपने साथ हजारों मीठी यादों के अलावा वहां रह रहे लोगों से जुड़ी कुछ ऐसी बातों को भी अपने साथ लिए आता है जिन्हें बिना प्रत्यक्ष रूप से वहां जाए वो व्यक्ति कभी महसूस ही नहीं कर पाता। जैसे कि किसी इलाके में रह रहे लोग कैसे हैं, उनका रहन सहन या खान पान कैसा है, उनके सोच विचार कैसे हैं। इन सभी बातों को अच्छे से जानने के लिए उस जगह जाना बेहद जरूरी है। टूरिज्म ऐसा ही एक संसाधन है जो इन सभी सवालों, इन सभी भ्रम, इन सभी दूरियों को समाप्त करने का काम करता है। दोस्तों, आज का वीडियो था नागालैंड के बारे में। मैं एज्यूम कर रहा हूं कि इस वीडियो से आपको काफी कुछ जानने को मिलेगा नागालैंड के बारे में। इस पूरे सफर में आपको सबसे बेहतरीन बात कौन सी लगी नागालैंड के बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और इसके अलावा जैसा कि वीडियो के पहले भाग में हमने डिस्कस करा कि इस वीडियो की इंपॉर्टेंस यूपीएससी मेंस के लिहाज से काफी ज्यादा है और उसी इंपॉर्टेंस को देखते हुए एक प्रश्न हम आपके लिए छोड़कर जा रहे हैं जिसको आपको कमेंट सेक्शन में आंसर करना है। एंड द क्वेश्चन इज, critically examine the statement. Generally, tourism is considered as an economic upliftment activity, but how it can play a vital role in mitigating social and regional differences in the northeastern states of India. And with this question, my friends, that's it for the video. I hope आपको वीडियो पसंद आई होगी और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करना मत भूलिएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।